नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मनोहर पटेल और आज हम देखेंगे 13 दिसंबर रविवार को इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पीआईएल जनहित याचिका दायर करी थी कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और गवर्नमेंट ने कंपलसरी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते ऐसी 2 चाइल्ड पॉलिसी को एनफोर्स करना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का जवाब मांगा था। सरकार ने ये बताया कि ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे नियंत्रण में आ ही रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ का एक मानक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कुल प्रजनन दर। मान लीजिए एक माता को अपनी रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। स्वाभाविक है, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो अपनी पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगी, क्योंकि माँ और बाप जब मर जाएंगे तो सामने 3 बच्चे छोड़ के जाएंगे। ऐसा होता था। साल 2000 तक हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर 3.2 या उससे भी ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे करके सरकार के अलग अलग फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन की योजनाओं के चलते कंट्रोल में आके करीब करीब 2.2% तक आ गया। यानी ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रही है। तो पॉपुलेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ ही रही है। सरकार का ये कहना है, वी आर नॉट बिलीविंग इन एनी कोअर्सिव मेथड्स, मतलब क्रूरतापूर्वक जोर ज़बरदस्ती से लोगों की नसबंदी करवाई जाए या कुछ नियम बनाए जाएंगे कि 5 बच्चे होंगे तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ सकते या सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। इस प्रकार की कोअर्सिव मेथड्स वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, ऐसा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से लगता है। तो हम ये नहीं करना चाहते। उसके बाद पेज 1 पर दूसरे समाचार। कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक नेता वेस्ट बंगाल में गए थे, उनकी कार पे पथराव हुआ था। उनकी सिक्योरिटी के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट कैडर के जो आईपीएस ऑफिसर थे, तो केंद्र सरकार को शायद लगता था उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, तो अब उन्हें केंद्र सरकार ने कहा है कि आप वेस्ट बंगाल की स्टेट कैडर में हैं, मतलब आईपीएस ऑफिसर ने अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर नौकरी वेस्ट बंगाल में ही करनी होगी, लेकिन हम कंपलसरीली इन 3 ऑफिसर्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन पे वापस बुला रहे। इन अदर वर्ड्स, उनको केंद्र सरकार अपनी ऑफिस में फिर समझो किधर पनिशमेंट पोस्टिंग के नाम पर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अंदर बिठा देंगे। तो ऐसा कुछ शायद सोच रहे हैं। इस पर वेस्ट बंगाल ने नाराज़गी जताई है कि हमारे स्टेट में आईपीएस ऑफिसर्स की कमी है, इस तरह से आप वापस नहीं बुला सकते। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जहाँ तक ऑल इंडिया सर्विस रूल्स वगैरह हैं, तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर का पोस्टिंग कहाँ पर हो उसके फाइनल पावर्स केंद्र सरकार के पास रहते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह यहाँ पर भी ये सब समस्याएं आ रही हैं। सो दैट वाज पेज 1। पेज 2 अनुसंधान में कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ आज कुछ काम का नहीं। पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ कुछ काम का नहीं। पेज 5 सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 वापस एसबीआई का विज्ञापन काम का नहीं। पेज 8 क्योंकि रविवार है तो कुछ एक आध चीज़ पर बहुत बड़ा वो फुल पेज स्टोरी बना कर देते हैं। जैसे एक बार की सियाचिन में अपने सोल्जर होते हैं, वो कौन सी मशीन गन यूज़ करते हैं, उसी तरह आज बड़ा कॉलम बनाया है कि फार्मर्स के बारे में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ काम की नहीं। पेज 9 कॉलम्स। पी चिदम्बरम ने कॉलम लिखा है, लेकिन वो बीजेपी कांग्रेस तू मैं टाइप का काम का नहीं। बाकी के बीच जो कॉलम है पार्थिव पटेल वगैरह कुछ काम के नहीं। पेज 10 पे चले। पेज 10 पे भी कांग्रेस बीजेपी शरद पवार तू मैं टाइप के न्यूज़ काम के नहीं। पेज 11 आर्ट एंड कल्चर के लिए एक समाचार। मुंबई या उसके आसपास एक महाकाली गुफाएं हैं, रॉक कट केव्स, जो कि अशोक राजा के ज़माने में बनाई गई थी। मुंबई की कोई फिल्म स्टूडियो टाइप की कंपनी ने कहा कि इस सब एरिया पर हमको ये खरीदना है और इसको डेवलप करना है। तो आर्ट एंड कल्चर में प्लेसेस इन न्यूज़, महाकाली केव्स अशोक के समय में कहाँ पर, महाराष्ट्र मुंबई के आसपास है। पर्सन्स इन न्यूज़ में U.A. खादिर, जो कि एक मलयालम राइटर थे, उनका देहांत हो गया है नॉन आईएएस एग्जाम के लिए। फिर एथिक्स पेपर 4 के लिए। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर था विकास दुबे, उसने बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया, फिर वो भाग रहा था, फिर उसको पकड़ के पुलिस ने उसको मार दिया। अब ये गैंगस्टर विकास दुबे जो कि मर चुका है, लेकिन कुछ वहाँ के लोकल यूथ में, नौजवानों में वो मतलब मसीहा टाइप की उसकी इमेज है, तो उन्होंने बहुत सारे फेसबुक पेज बना दिए हैं, विकास दुबे अमर रहे, लॉन्ग लिव विकास दुबे वगैरह, विकास दुबे फैन क्लब, ऑनरेबल विकास दुबे जी, ऐसे अलग अलग फेसबुक पेजेस हैं जहाँ पर 1000 से लेकर 10,000 यूथ उसके मेंबर हैं। पुलिस को इस बाबत चिंता है कि ये राउडीज़म, बदमाशी, गुंडागर्दी, इसको ग्लोरीफाई हो रहा है। वैसे भी आप जानते हैं बहुत सारे वेब शोज़ जैसे वो सेक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर, वो देख के वैसे भी नौजवान बहक जाते हैं और उनको लगता है ये सब राउडीज़म, लोगों के साथ मारपीट करना, ये सब मतलब कूल थिंग्स है। तो यहाँ पर एथिक्स का प्रश्न ये है कि अलग अलग लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट। और अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं और कोई ऐसा गैंगस्टर था जो मर गया और उसके फेसबुक पेज पे फैन क्लब बन रहे हैं,
तो इसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मर गया है वो आदमी का फैन क्लब बन सकता है, या फिर कि इसको बंद करवाना चाहिए क्योंकि ये समाज पर बुरा प्रभाव दे रहा है? सोचिए। पेज 11 पर तीसरे समाचार है, केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम हमारे राज्य में सभी लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन देंगे। ऐसे ही प्लान तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सरकार भी बता चुकी है। यहाँ से यूपीएससी इंटरव्यू के लिए प्रश्न। यूपीएससी इंटरव्यू में कुछ बार ये पूछा जाता है कि आपका होम स्टेट जहाँ से आप आए हैं, मान लीजिए पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कहीं से, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल और केरला का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, उन दोनों की आप मतलब चर्चा कीजिए या कंपेयर कॉन्ट्रास्ट या व्हाट इज़ बेटर व्हाट इज़ बैड। मैं यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू में बैठता हूँ, कई सारे मॉक इंटरव्यू वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किए हैं। ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या करते हैं? गलती वो ये करते हैं कि द हिंदू बहुत पढ़ पढ़ के उनका दिमाग कलुषित हो जाता है, तो उनको ये लगता है कि केरला मॉडल इज़ बेस्ट और वो अपने ही होम स्टेट को गालियाँ देना शुरू करते हैं यूपीएससी मॉक इंटरव्यू में कि नहीं यहाँ पर बहुत करप्शन है, ये वो, और केरला बहुत महान है और वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन और सब कुछ है। भाई कुछ इंडिकेटर्स में अच्छे हैं, लेकिन जब आपको पूछा जाए कि कंपेयर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल्स, तो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी, एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि डिस्पैशनेटली, बिना भावुक हुए उन बातों को तार्किक रूप से, रैशनल रूप से लिखे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम देखें कि केरला में क्या है और आपके राज्य में क्या है। केरला में आप पाएंगे उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से एरिया बहुत कम है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर और वो सब के या बड़ी फैक्ट्री हम लगा दें, अवकाश कम रहता है। स्वाभाविक है यहाँ के लोग क्या करेंगे, केरला के लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे क्योंकि उनको पता है कि हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर शायद नहीं बन सकती, तो पढ़ लिख के वो शायद बैंकों के अंदर मैनेजर बन जाए, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बन जाए, ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियों में ऑफिसर बन जाए, या तो फिर कि वो माइग्रेट करके अमेरिका चले जाए, मिडल ईस्ट चले जाए। अब स्वाभाविक है क्योंकि उनको अच्छी वेल पेइंग जॉब्स मिले तो उससे अच्छा पैसा घर भेज सकते हैं, दे कैन डेवलप। ऑन दी अपोजिट साइड अगर हम बात करें उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ का आदमी क्या कर सकता है, वो जाके कहीं दिल्ली में, मुंबई में जाके नौकरी ढूंढे तो 12-15 हज़ार की नौकरी होगी। स्वाभाविक है वो इतना रेमिटेंस में पैसा भेज नहीं सकता कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सके। सो फर्स्ट थिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो सब महान है और हमारा राज्य बेकार है, आपने ये कहना चाहिए कि हमारे राज्य में भी मिनिमम वेजिस, न्यूनतम वेतन, उसके नियम और बेहतर करने की ज़रूरत है। मतलब आपका जो दिमाग है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नुक्स निकाले, गलतियाँ निकाले। आपका दिमाग ये होना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी आप ज़्यादा फोकस करें। सेकंड, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, क्लाइमेट की हम बात करें, उस हिसाब से पंजाब हरियाणा के लोग क्या करेंगे? स्वाभाविक है वहाँ पर मैदानी प्रदेश है, अच्छी ज़मीन है, तो खेती बाड़ी करेंगे। केरला की जो ऐसा हिली टेरेन एरिया, कोस्टल एरिया, तो खेती बाड़ी हो नहीं सकती, तो वो सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब सर्विस सेक्टर पर फोकस करेंगे, उसके भी अपने अच्छे बुरे आयाम हो सकते हैं, जैसे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री जब चल जाए तो चल जाए, वरना उसमें कोरोना जैसी परिस्थितियों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वेरेज पंजाब या हरियाणा, तो वहाँ एग्रीकल्चर है तो खेती बाड़ी तो होती रहेगी, कोरोना हो कि नहीं हो, तो ये भी यूनिक बात है। यानी इस तरह से आप डिस्पैशनेटली चीज़ों को सोचना शुरू करें। तीसरा, केरला के अंदर बहुत छोटी आबादी है, तो स्वाभाविक वो फ्री में भी वैक्सीन दे दे तो इतना बहुत खर्च नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में सबको फ्री में वैक्सीन देनी हो, सोचो कितने लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, फीजल रिसोर्सेज। उस हिसाब से क्या उत्तर प्रदेश में SGST की टैक्स की रकम या फिर लिकर वगैरह के सेल से मिलने वाला एक्साइज, क्या वो पर्याप्त मात्रा में है? वी हैव टू सी। एंड लास्टली, एजुकेशन है तो मतलब केरला में सब कुछ अच्छा है, नॉट नेसेसरी। वहाँ पर भी आप पाएंगे अल्कोहलिज्म, शराब की लत वो बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते देर आर मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, ऐसा अलग अलग कॉलम में कुछ बार पहले आ चुका है। और क्योंकि वहाँ पर लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उद्योगपति वहाँ पर फैक्ट्री लगाने से डरते हैं, कतराते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम वेजिस वो मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि 1000-1500 रुपये पर डे आपको देना पड़े तभी आप मजदूर को रख सकते हैं। तो स्वाभाविक है फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जाके राजस्थान या कहीं और फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ पर मिनिमम वेजेस थोड़े कम है। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, केरला के ही कुछ लोग राजस्थान नौकरी करने चले जाते हैं। तो यानी इन सभी को आप रैशनैलिटी से, तार्किकता से सोचें और फिर अपनी जवाब तैयार करके जाए कि मेरे स्टेट में ये अच्छा बुरा है और इसके ये सॉल्यूशन है, रादर देन ये कि बस वो सब महान है। इस टाइप का जवाब इंटरव्यू में ठीक नहीं। खैर दैट वाज पेज 11। आगे बढ़ते हैं, पेज 12। पेज 12 पे कुछ समाचार तो ऐसे है कि चीन के साथ हमारे जो बॉर्डर टकराव हैं, लेकिन कुछ जोरदार काम की चीज़ें नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कोई कैंडिडेट चुनाव में अपने प्रचार के लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है। नवंबर में बिहार इलेक्शन हुए थे, उससे पहले कुछ 10% उस लिमिट में बढ़ोतरी की थी। ये स्लाइड में आप पढ़ेंगे, वो आंकड़े आपको मिल जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि ये रैंडमली हम लोग इलेक्शन लिमिट को, एक्सपेंडिचर लिमिट को बढ़ाए कम करें। बेहतर होगा कि कुछ
फार्मूला बना देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से ओपिनियन मांगा है कि आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, और महंगाई दर बढ़े तो उस हिसाब से कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो सब चर्चा चल रही है। आप जानते हैं पेरिस डील 2015 को 5 साल ख़त्म हुए, तो अब 5 साल की ये उनकी एनिवर्सरी मनाने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब ने मिलके क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 का आयोजन किया था। इसके अंदर भारत ने भी हिस्सा लिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में कुछ आंकड़े दिए हैं जो हमने मेंस एग्जाम के लिए रट लेने हैं। पहला आंकड़ा कि अपनी जीडीपी की कार्बन एमिशन इंटेंसिटी, मतलब उत्सर्जन की जो तीव्रता थी, वो 2005 के सामने हमने ऑलरेडी करीब 21% तो कम कर दी है। फिर हमारे टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा, 2022 तक हम लोग 175 गीगावाट हासिल करने वाले हैं, और उसके बाद और भी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा है कि 2030 तक 450 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेंगे। उसके सामने चीन, उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो भी मौज में आ गए और उन्होंने कहा है कि 2060 तक चीन कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी जितना CO2 एमिट करते होंगे तो सामने इतने पेड़ पौधे और टेक्नोलॉजी लगाएगी कि उतना ही CO2 वापस एब्जॉर्ब भी कर लिया जाए। खैर, तो कुछ आंकड़े चर्चा जो मेंस के लिए हमें याद रहनी चाहिए। आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2020 में एक बात हुई थी, असेंबल इन इंडिया। असेंबल इन इंडिया मतलब जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, आईफोन, ऐसी चीज़ें जिसका समझिए स्क्रीन साउथ कोरिया में बना, कैमरा जर्मनी में बना, मदरबोर्ड तीसरी जगह, उसकी बैटरी चाइना में बनी, और फिर सभी चीज़ों को चीन में असेंबल किया जाता है और फिर वो ग्लोबल सप्लाई चेन में उसको हर जगह बेचते हैं। भारत ने भी अगर अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, रोज़गार बढ़ाने हैं, तो हमने भी असेंबल इन इंडिया करना चाहिए। और ये एक दो अच्छे प्रोजेक्ट हुए भी हैं, जैसे सैमसंग ने भारत में फैक्ट्री लगाने की बात की, आईफोन ने भी भारत में फैक्ट्री लगा के काम शुरू किया। चेन्नई में भी शायद एक फैक्ट्री लगी थी और कर्नाटक में भी। आज एक नेगेटिव न्यूज़ आई है कि कर्नाटक में ऐसी आईफोन की फैक्ट्री थी, वहाँ पर जो वर्कर्स इंजीनियर काम करते थे उनकी सैलरी करीब 15,000 से लेकर 21,000 के आसपास होगी, लेकिन कोरोना के चलते उसमें 7-8 हज़ार की कटौती हो गई और कुछ लोगों को टाइम पे सैलरी नहीं मिली। तो ये सब वर्कर नाराज़ हो गए और उन्होंने फैक्ट्री में तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग लगा दी, जो आईफोन बनाए थे वो चुरा के भाग गए। यही इकोनॉमिक सर्वे जो जनवरी 2020 में आया था, उसने इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था कि अगर हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने, तो भारत में ये जो लेबर अनरेस्ट होता है, श्रमिकों द्वारा ऐसे हड़ताल और तोड़फोड़, और दूसरा कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक इश्यूज़ कि रोड सड़कें अच्छी नहीं हैं, रेलवे अच्छा नहीं है, टाइम पे चीज़ें आ जा नहीं सकती, तो फिर बड़ी कंपनियों को भारत में अपने प्लांट लगाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने टाइम पे सभी जगह प्री लॉन्च इवेंट प्लान किए और इतने आईफोन भेज दें और बीच में ये तोड़फोड़ और चोरी हो जाए। सो इट डज़ नॉट एनकरेज द थिंग्स। यानी ये स्पेसिफिक इंसिडेंट हमने याद नहीं रखना, लेकिन इससे ये देखना है कि इस टाइप की चीज़ें अगर होती रहें तो ये असेंबल इंडिया के लिए उपयोगी नहीं। सो दैट वाज पेज 12। फिर पेज 13 इकोनॉमी। कोरोना के बाद ये कंपनियों ने जो लोन लिए थे उसको वापस करने में दिक्कतें आ रही थी, तो आरबीआई ने केवी कामत कमेटी बनाई थी। उसने करीब 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए थे, ये स्ट्रेस है और यहाँ पर कुछ रेजोल्यूशन हो, उस बारे में बॉल बाय बॉल टाइप की न्यूज़ चल रही है। लैंडर्स टू वर्कआउट रिकास्ट प्लान विद बोरोवर, कुछ काम का नहीं। गडकरी ने कहा स्वदेशी करो और इंपोर्ट को कम करो वगैरह, लेकिन कुछ जोरदार चीज़ें नहीं। अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। उन्होंने वी शेप्ड रिकवरी की बात की है। वी शेप रिकवरी मतलब आप जानते हैं कि जब कोरोना जैसी प्रॉब्लम आए तो ग्रोथ रेट डाउन हो जाएगा, फिर वो अचानक से वापस अप हो जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? डाउन हुआ फिर अप हुआ तो वी शेप बन जाए। तो उनका ये कहना है कि अक्टूबर में ऐसा वी शेप रिकवरी हमको दिख रहा है। हमने अभी से तैयार नहीं करना, वो अभी 2021 में नया इकोनॉमिक सर्वे लेके आएंगे, उसमें वही सब बातें उन्होंने एक साथ की होंगी, तब याद कर लेंगे। आत्मनिर्भर भारत। कोरोना के बाद भारत की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आत्मनिर्भर भारत आया। अब असल में ये 3 स्टेज में आया है। पहला स्टेज जहाँ पर करीब मई 2020 में कुछ अनाउंसमेंट किए गए। दूसरा स्टेज यानी आत्मनिर्भर 2.0 जो कि अक्टूबर में हुआ, वहाँ पर कुछ और बातें की गई। और तीसरा स्टेज जो 3.0 बोले वो नवंबर में आया। नवंबर में ये था EPFO का कुछ पैसा देंगे, वो मेन बात थी उसमें। उससे पहले जो अक्टूबर में आया आत्मनिर्भर 2.0, उसमें मेन बातें क्या थी? एक तो सरकारी कर्मचारी उनको LTC और एडवांस में 10,000 रुपये देंगे SBI उत्सव कार्ड के द्वारा, वो सब बातें। एक और चीज़ थी वहाँ पर केपेक्स एक्सपेंडिचर। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वहाँ पर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स। अक्टूबर 2020 में आत्मनिर्भर भारत 2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर 50 ईयर्स देंगे, 50 साल के लिए बिना ब्याज के लोन देंगे, लेकिन शर्त है कि वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मतलब हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, वाटर, इरिगेशन, उसकी कुछ आप फिजिकल मतलब कैनाल बनाओ, रोड बनाओ, हॉस्पिटल, स्कूल बनाओ, ऐसा कुछ आप करेंगे तो हम आपको बिना ब्याज का 50 साल का लोन देंगे। कुल मिलाकर 12,000 करोड़ ऐसे देने वाले हैं, और उसमें से करीब 9,000 करोड़ की रकम
रिलीज़ की गई है वगैरह। तो ये हर बार जब न्यूज़ आए तो तैयार नहीं करनी, एक बार में लिस्ट बना के करना चाहिए कि 1.0 में ये हुआ था, आत्मनिर्भर भारत 2.0 में ये हुआ था और 3.0 में ये हुआ था। खैर अगले साल बजट इकोनॉमिक सर्वे के बाद मैं अपनी एक विन 21 CSP सीरीज़ करूँगा, उसमें ये सब एक साथ हम देख लेंगे। फिर आता है पेज 14। वर्ल्ड न्यूज़ में आज कुछ काम का नहीं। इजराइल ने कहा भूटान के साथ हम अपनी डिप्लोमेटिक टाइज बनाएंगे। वेनेजुएला के अंदर समंदर से सोना बह के आ रहा है। फिर इंग्लैंड ने कहा है कि क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया तो अब फ्रांस का कोई शिप हमारे समंदर इलाके में मछली पकड़ने आएगा तो यूके ने भी उसको मतलब हम पनिश करेंगे। लेकिन कुछ ज़ोरदार चीज़ें एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। और उसके बाद पेज 15 से चलता है संडे एक्सप्रेस मैगजीन, मतलब वो जो रविवार की सब इधर उधर की लाइफस्टाइल टाइप की समाचार होते हैं, उसमें आज कुछ भी काम का नहीं। एंड देन पेज 18 स्पोर्ट्स के समाचार, उसमें भी कुछ काम का नहीं। सो दिस वॉज द न्यूज़पेपर फॉर संडे।